टाइटल देखते हैं। अब यहाँ पे हर ड्रामा जो हम पढ़ते हैं तो बेटा उसका टाइटल जो होता है एक्चुअली वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, उसके हिसाब से होता है। The Italian edition of Wilde's comedy has a serious translation problem. The original title, in fact, uses impossible words joke to translate between adjective earnest, that means honest, serious, and the name earnest, that in English have the same pronunciation. So the contrast in this work is the fact that even both declare to be earnest, nobody is really earnest with his lover. ठीक है, अब यहाँ पे जो है अर्नेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ज्यादा सीरियस, ऑनेस्ट, मतलब अच्छे मीनिंग्स में आता है। जो सीरियस होता है, ऑनेस्ट होता है, अपनी जो उसकी काम होते हैं उसके हिसाब से जो है वो अर्नेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो जो है एक्चुअली उसको कहा जाता है अर्नेस्ट, यानी कि अपनी मिसाल आप होता है अपने कामों में, ऐसे इंसान को अर्नेस्ट कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अर्नेस्ट इज टोटली द ऑपोजिट ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर, यानी कि दो हीरोज वो क्लेम करते हैं कि हम अर्नेस्ट हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों अर्नेस्ट नहीं होते। ठीक है, दोनों ही अर्नेस्ट नहीं होते इनवर्डली, यानी कि अपने कैरेक्टर में कोई भी अर्नेस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे टाइटल था इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, के अर्नेस्ट होने की इतनी ज्यादा नीड थी कि सिसिली और ग्वेंडोलन जो है एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो और जो खुद भी अर्नेस्ट हो। और दोनों लड़के जो हैं अपना नाम इसलिए अर्नेस्ट रखना चाहते थे क्योंकि वो उन लड़की से, उस लड़की से शादी करना चाहते थे जो कि अर्नेस्ट से शादी करना चाहती है। तो अपनी बिलव्ड की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दोनों जो हीरोज होते हैं वो रीक्रिश्चियन होने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम अपना नाम बदल के अपना दोनों ही नाम अर्नेस्ट रख लें। फिर तीसरी चीज, शहर गांव की लाइफ से या अपनी लाइफ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए वो क्या करते हैं, अपना नाम अर्नेस्ट रख लेते हैं। एक गांव जाता है तो वो अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है, दूसरा शहर जाता है तो अपना नाम अर्नेस्ट रखता है। और अर्नेस्ट जैक का वो भाई होता है जो कि भाई होता नहीं है, लेकिन जैक अपनी जब लाइफ से थक जाता है, उस लाइफ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाता है, तो वो शहर किस लिए जाता है, वो ये बहाना करके जाता है कि भाई देखो मेरा वहाँ पे एक भाई रहता है जो कि बहुत बिग है तो मैं उसको देखने जाता हूँ। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट नाम को शो करती हैं। जॉन जैक वर्टिंग इन लव विद ग्वेंडोलन, बैचलर था, अडॉप्टेड व्हेन वेरी यंग एट थॉमस कॉर्डियो। जॉन वर्दिंग यानी कि जैक वर्दिंग जो था वो जो था ग्वेंडोलन से मोहब्बत करता था, कंवारा था और उसको अडॉप्ट किया था जब वो बहुत छोटा था थॉमस कॉर्डियो ने। ठीक है, ये सिसिली का दादा था। अल्गरनॉन एल्गी मॉनक्रीफ, फर्स्ट कजन ऑफ ग्वेंडोलन, बैचलर, नेफ्यू ऑफ लेडी ब्रैकनल। ये ग्वेंडोलन का फर्स्ट कजन था, ब्रैकनल का जो है भांजा था। लेडी ब्रैकनल, ऑगस्टा फेयरफैक्स, मदर ऑफ ग्वेंडोलन, वेरी कंट्रोलिंग ऑफ हर डॉटर, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दिखाई गई है। ऑन ग्वेंडोलन फेयरफैक्स, डॉटर ऑफ लेडी ब्रैकनल। ठीक है, एक जो है ग्वेंडोलन फेयरफैक्स भी थी जो कि डॉटर थी लेडी ब्रैकनल की, जो कि एंगेज हो जाती है जैक वर्थिंग के साथ। सिसिली कॉर्डियो, ग्रैंड डॉटर ऑफ थॉमस कॉर्डियो एंड वार्ड ऑफ जैक वर्थिंग। जैक वर्थिंग की वार्ड थी, यानी कि जैक वर्थिंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लिव्स एट जैक्स कंट्री हाउस इन हर्टफोर्डशायर, और ये कहाँ पे रहती थी, जैक के कंट्री हाउस में रहती थी, गांव में रहा करती थी जो कि हर्टफोर्डशायर में था। मिस लेटिथिया प्रिज्म, ठीक है, मिस प्रिज्म जो थी वो सिसिली की गवर्नेंस थी। थीम्स इसके अंदर देख लेते हैं। मॉरल्स एंड मोरालिटी, मच ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट कॉमेडी स्टेम्स फ्रॉम द वेज वेरियस कैरेक्टर फ्लॉन्ट एंड द मोरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डे विदाउट एवर बिहेविंग बियॉन्ड द पेल ऑफ एक्सेप्टेबल सोसाइटी। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में की जो कॉमेडी है वो उन वेरियस कैरेक्टर्स
से स्टेम करती है, जो कि फ्लॉन्ट करते हैं मॉरल स्ट्रिक्चर्स ऑफ द डे, उस वक्त के मॉरल स्ट्रिक्चर्स को, without ever behaving beyond the pale of acceptable society. The use of the social lie in pervasive, sometimes carried to great lengths as well. Algernon goes Bunburying, or Jack invents his rakish brother Ernest so that he may accept to the city. Love and passion देखते हैं. One of the wild satiric target is romantic and sentimental love, which he ridicules by having the women fall in love with a man because of his name rather than more personal attributes. अब एक जो one of the wild satiric target था, वो रोमांटिक और सेंटिमेंटल लव था, जो कि वो रिडिक्यूल करता है बाय हैविंग द वुमेन फॉल इन लव विद अ मैन, जो कि ऑस्कर वाइल्ड जो है वो एक्चुअली इस सेंटिमेंटल और रोमांटिक लव को बहुत ज्यादा सटायर करता है, उसको टारगेट करता है, जो कि वो रिडिक्यूल करता है बाय हैविंग द वीमेन फॉल इन लव विद अ मैन, कि एक औरत जो है जब एक मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज नेम रादर देन मोर देन पर्सनल एट्रीब्यूट्स, उसके नाम की वजह से रादर देन उसके पर्सनल एट्रीब्यूट. आज भी देखें, हम जब शादी के लिए किसी भी लड़का या लड़की की सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? स्टेटस देखा जाता है, उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं देखे जाते. ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि उसके नाम को ज्यादा देखा गया रादर देन उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे नहीं. तो अब क्या होता है ट्रेडिशनली, तो अब वाइल्ड कैरीज पैरोडी ऑफ रोमांटिक लव टू एन एक्सट्रीम इन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनोन, और वाइल्ड जो है वो कैरी करता है इस पैरोडी को. पैरोडी किसे कहते हैं? नकल करना. ठीक है, इस तरह से नकल करना, इस तरह से सटायर करना कि लोगों को हंसी आए. अब वो इस रोमांटिक लव को इन एक्सट्रीम रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनोन और सिसिली जो है वो बताता है, फॉर शी हैज फॉलन इन लव विद हिम, कि वो जो है इन लव थी, जिसमें वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी सिसिली. And in fact, charted their entire relationship. Before ever meeting him, she writes of their love in her diary. अभी वो कभी अल्गरनॉन से, सॉरी, अर्नेस्ट से कभी मिली नहीं थी, लेकिन वो अपनी लव स्टोरी जो है राइटिंग लिखा करती थी अपनी डायरी में. नथिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ देयर अफेयर्स, और सॉरी नोट करती थी वो अप एंड डाउन के, उनकी जो लव अफेयर है उसके अंदर अप एंड डाउन जो होते थे उनके अफेयर में, वो उसको नोट किया करती थी अपनी डायरी में. हालांकि वो सब फिक्शनल था, ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं हुआ था. इंक्लूडिंग ऑथरिंग लव लेटर्स टू एंड फ्रॉम हरसेल्फ, और वो खुद से ही अपने लव लेटर्स लिखती थी, उसको भी लिखती थी और उसकी तरफ से अपने आप को भी लिखती थी कि जी ये सिसिली ने लव लेटर्स लिखे. फिर कल्चर क्लैश देख लेते हैं इसके अंदर क्या था. थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थीम्स बेटा इसके गिर्द घुमा के आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कल्चरल क्लैश पे आ जाता है, मोरालिटी पे आ जाता है, और इसकी बहुत सारी थीम्स हैं, वो आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई हैं और आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा. तो द प्लेज एक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन द सिटी एंड द कंट्री. अब ये जो प्ले के एक्शन है वो डिवाइड हुए हुए थे बिटवीन सिटी यानी कि लंदन और कंट्री गांव, एंड जो कि लंदन था, और पेस्टोरल कंट्री ऑफ हार्टफोर्डशायर, और एक पेस्टोरल कंट्री था ऑफ हार्टफोर्डशायर का. ट्रेडिशनली लोकेशन लाइक दीज सिंबलाइज डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, contrasting for example the corruption of urban living with the simple, we call it, pleasures of rural farm life. For example, corruption थी अर्बन लिविंग की विद द सिंपल बेगोलिक प्रेशर्स ऑफ रूरल फार्म लाइफ, कि किस तरीके से करप्शन दिखाई गई अर्बन लिविंग की, यानी कि ये जो शहरी जिंदगी विद द सेम बेगोलिक प्लेजर्स ऑफ रूरल फार्म लाइफ, गांव की जो जिंदगी थी उसी तरह के बेगोलिक यानी कि उसी तरह के करप्टेड प्लेजर्स थे ऑफ रूरल फार्म लाइफ. एज जैक सेज, व्हेन वन इज इन टाउन वन अम्यूजेस oneself. जैसे जैक कहता है कि जब कोई टाउन में होता है यानी कि सिटी में होता है तो वो अपने आप को अम्यूज करता है. व्हेन वन इज इन कंट्री वन अम्यूजेस अदर पीपल, और जब कोई गांव में होता है तो वो दूसरे को अम्यूज कर रहा होता है, यानी कि लोगों की खिदमतें कर रहे होते हैं. हम बेसिकली घर से बाहर क्यों जाते हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए? बेसिकली हमें ये लगता है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो शायद हमें अम्यूजमेंट मिलेगी.
तो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, बाहर निकल के थोड़ा सा अच्छा फील होता है। इट इज एक्सेसिवली बोरिंग। और वो कहते हैं जब एक इंसान दूसरों की खिदमत कर रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। इट मीन्स, अब आप इस लाइन से अंदाजा कर लें कि हमारे लिए ये चीज बोरिंग है कि हम लोगों को टाइम देते हैं, हम अपनों को टाइम देते हैं, हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं, हम अपने शोहर को टाइम देते हैं, हम अपने घर वालों की खिदमत करते हैं, तो हमारे लिए ये एक टिपिकल लेडी कंसीडर होती है। और इवन ये हमारे जहनों में बिठा दिया गया है कि आई एम नॉट अ टिपिकल वाइफ। और टिपिकल वाइफ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न जो है उसमें ये है कि एक टिपिकल वाइफ या एक टिपिकल औरत एक ऐसी औरत को कहते हैं जो कि अपने बच्चों में और अपने घर में हर वक्त खोई रहती है और उसको बाकी दुनिया का कोई पता नहीं होता है। ऐसी औरत को बेटा टिपिकल औरत कभी भी नहीं कहती। अल्लाह ताला ने हमें देने वाला बना दिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग है कोई? ठीक है, एक उस्ताद जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको निगेट करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। आपको पता, मैं रात 3-4 बजे तक जागती रही, मेरा थोड़ा सर्वाइकल का इशू हुआ था, और अगेन सुबह 6 बजे की उठी हूँ, यानी कि मैं सिर्फ 3 घंटे रात को सोई। अगर इस वक्त मेरी अपनी ज़ात मेरे आगे होती ना तो बेटा मैं इस वक्त आपको पढ़ा नहीं सकती। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया। और आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मेरी कोई नींद पूरी नहीं हुई या मैम का लेक्चर आज बोरिंग है या मैम बीमार लग रही है। नो, the way we extinguish our personality, the more output we will gain। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें देने वाला बना दिया। अल्लाह का शुक्र है हम घर में रह के अपने बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, औरों की खिदमत नहीं कर रहे। ठीक है, गैरों की नहीं कर रहे, अपने बच्चों की कर रहे हैं ना, अपने घर वालों की कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को हम खुद पढ़ा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, इससे बड़ा और शुक्र क्या होगा कि अल्लाह ने हमें देने वाला बना दिया। बेटा घर के खाने बनाने से, घर में बच्चों की परवरिश करने से, घर में रह के काम करने से, घर का झाड़ू पोछा करने से कोई भी औरत कभी टिपिकल नहीं होती। ये चीज़ जहन में याद रखिएगा। बल्कि हदीस में तो आता है कि जब औरत अपने घर में जो है घर की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, तो उसको उतना सवाब मिलता है जितना खाना काबा में झाड़ू लगाने का मिलता है। तो औरत के लिए तो बेहतरीन ये है कि वो घर में रह के अपने बच्चों की परवरिश करे। और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के क्या करते हैं, हमें आउटर लाइफ चाहिए, बिकॉज हमें वो जो चार दीवारी है ना वो चुभ रही होती है। दैट्स वाई कभी हम एजुकेशन का सहारा लेते हैं, कभी हम डिग्री का सहारा लेते हैं, कभी हम जॉब का सहारा लेते हैं कि ये घर की जिंदगी, ये टिपिकल लाइफ से तो हम निकले। कितना हम इस ब्लेसिंग को हेट्रेड की आंखों से देखते हैं। हमारी माएँ टिपिकल थी, हमारी दादियाँ टिपिकल थी, हमारी नानियाँ टिपिकल थी, हमारे जैसे बच्चे पैदा कर दिए? नहीं, दे वर द ग्रेट लेडीज, दोज वर द ग्रेट लेडीज जिन्होंने हमारे जैसे बच्चे पैदा किए। वी शुड बी प्राउड ऑफ दोज टिपिकल लेडीज। आज अक्सर अभी देखिए वीमेन डे के ऊपर हम लोग ऐसी खवातीन को प्रमोट करते हैं जो अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ के आज़ादी नुस्वा के फेमिनिज्म के बलबोते पे हमारे सामने आ जाती है। आती है कि नहीं आती? मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, हमें उन लेडीज़ को विमेन डे पे प्रमोट करना चाहिए जो किसी शहीद की वालिदा है, जो किसी अजीम इंसान की वालिदा है, कायदे आज़म की वालिदा है, अल्लामा इकबाल की वालिदा है, कि उन्होंने अपने बच्चों की कैसे परवरिश की। आज भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कासिम अली शाह की वालिदा को उठा लो, उनके पेरेंट्स को उठा लो, तो ऐसे लोगों की माओ को उठाना चाहिए जिनके बच्चों ने कोई हॉलमार्क क्रिएट किया हुआ दुनिया में, ताकि माओ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। किसी विडो ने अपने यतीम बच्चों को पाला हो और उनको अफसर बनाया हो, उन माओ को लाना चाहिए विमेन डे के ऊपर सामने। हम उन औरतों को लेके आते हैं जो फहाशी और उरियानी में अपनी मिसाल आप है, तो हमारी सोसाइटी बेटा किधर जाती है? वो तो कहेगी नहीं, घर से बाहर की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और घर की जिंदगी अच्छी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे बेटे की एक टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर, अ वेरी नाइस टीचर, अ वेरी नाइस, बट शी हैज उसने अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दिया क्योंकि उसको एयर होस्टेस की जॉब ज़्यादा अच्छी लगती थी एज कम्पेयर टू टीचिंग प्रोफेशन।
और बिफोर मैरिज शी वाज डूइंग टीचिंग, शी वाज डूइंग एज एयर होस्टेस। तो मुझे एकदम से मैंने उसको देखा और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं एयर होस्टेस नहीं, मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ जो औरों की खिदमत करती है लेकिन अपनों की नहीं करती। और इतने सारे मर्द वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। मैं अभी भी जब जहाज में बैठी हुई थी ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, या अल्लाह शुक्र है तू मैं एयर होस्टेस नहीं, कि इतनी देर ये बंदी खड़ी रहती है और इतने मर्दों को सर्व करती है और कौन किस नज़र से देख रहा है कोई पता नहीं, और इतना मेकअप भी डेली का करना पड़ता है। तो बेटा ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। So while symbolism does not adhere rigidly to audience expectations, however, though Jack is more sedate while in country and more festive when in London, Cecily is far from the innocence she appears and pretend to be around her guardian. Her handling of her affair with Algernon and Ernest show her to be competent in romance as any city woman. और उसकी हैंडलिंग ऑफ हर अफेयर विद ऑर्गन जो अर्नेस्ट जो है वो ये शो करते थे हर टू बी एज कॉम्पिटेंट ऑन रोमांस। वो इन रोमांस तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट थी एज एनी सिटी वुमेन, जितना कि कोई सिटी वीमेन होती है। हम लोग किन को कॉपी कर रहे होते हैं? एक्चुअली उस दौर में बेटा टीवी वगैरह तो होता नहीं था अगर अखबारों के थ्रू कोई सिटी वीमेन ही दिखाई जाती थी तो वो लड़कियां जो कि नॉवेल्स पढ़ा करती थी, ड्रामास पढ़ा करती थी, वो उस तरह से बिहेव करती थी जो कि नॉवेल्स के अंदर कैरेक्टर्स और ड्रामास के अंदर कैरेक्टर्स जो है वो किया करते थे। आज हमारी छोटी छोटी बच्चियों को देखें ना, वो कैट वॉक कर रही होती हैं, वो एक्टिंग कर रही होती हैं। वो क्यों कर रही होती है? बिकॉज वो जो टीवी में देखती है बेटा, थ्रू इमेजेस उनके जहन के अंदर जो है ये आइडियाज डाले जाते हैं। आज हम कोरोना वायरस से क्यों डरे हुए हैं? हमारे जहन में वो सेफ गार्ड जैसे कार्टून बना बना के हमारे जहन में ये इमेजेस डाले गए हैं। ठीक है, ये इमेजेस ये होते हैं बेटा जो आपकी लाइफ जो है वो आगे जाके बनाते हैं। आगे देखते हैं फ्रीडम। फ्रीडम, वो जैक एंड Algernon struggle to remain free of the restrictions of Victorian convention। दोनों उस ट्रेडिशन से भागने की कोशिश कर रहे थे, रिमेन फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। उन विक्टोरियन कन्वेंशंस की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो दोनों उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। जो एल्गरनॉन था उसकी खाला चाहती थी कि एल्गरनॉन जो है वो बहुत अच्छा बिहेव करे और जैसे वो घर मतलब एक डैंडी इंसान होता है उस तरह का बिहेव करे। और जैक से भी वहाँ की जो लोग थे वो यही जो है एक्सपेक्ट करते थे कि वो वैसा बिहेव करे। लेकिन वो दोनों उन रिस्ट्रिक्शन से भागना चाहते थे। जैक डज सो बाय मेंटेनिंग अ डबल आइडेंटिटी। जैक ने भी अपनी डबल आइडेंटिटी मेंटेन की। being Jack in country and Ernest in the city, Algernon achieves similar result by inventing an invalid name Bunbury। और Algernon ने भी अपना एक invalid name रखा जो कि Bunbury था, who constantly requires his attention। This similarity in Algernon and Jack behavior also offers a clue to man's true relationship as brother। Further duality is indicated by their respective attractions to very similar women, Gwendolen and Cecily। वाइल्ड्स टेक्निक के बारे में देखते हैं। वाइल्ड स्पार्कलिंग विद अबाउंड्स इन आयरनी, सरकाज, नॉनसेंस, फन्स, पैराडॉक्सेस। बेटा ये टेक्निक्स थी जो उसने यूज की थी। एक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी प्ले। ठीक है, उस कॉमेडी के अंदर बेटा उसने कुछ टेक्निक्स यूज की थी, उस ह्यूमर के अंदर उसने कुछ टेक्निक यूज की थी कॉमिक वे को में डिफाइन करने के लिए, उस सोसाइटी को सटायर करने के लिए उसने कुछ टेक्निक्स यूज की। उसमें आयरनी थी। आयरनी क्या होता है कि इंसान कहता कुछ और है होता कुछ और है। ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड वे में कहानी का एंड हो जाता है। सरकाज़म एक ऐसे ह्यूमर को कहते हैं जिससे हमारी हंसी फूट पड़े। नॉनसेंस आपको पता है बेवकूफियों को कहते हैं। पंस जो है ऐसी जिसे हम कहते हैं ना, आपने आजकल वो हस्बे हाल देखा होगा। हस्बे हाल में वो जो कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर जुगत कर रहे होते हैं। ठीक है, पंजाबी में इसको कहते हैं जुगतें करना ना, जुगत करना। तो वो जो जुगतें कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर पंच कर रहे होते हैं और हमारी हंसी फूट पड़ती है, उसको कहते हैं पंच। और पैराडॉक्सिस कहते हैं कि ऑपोजिट, मतलब हर ऐसा सेंटेंस जो कि ऑपोजिट वे में बयान हो। लाइक जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि वो बड़ा नवाब है, एक बंदा काम चोर है लेकिन मैं उसको नवाब कह रही हूँ, हालांकि वो तो काम चोर है।
लेकिन मैं उसको पैराडॉक्सिकली कह रही हूँ कि ये तो नवाब है, बड़ा आया नवाब, ठीक है। द ह्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम व्हाट द कैरेक्टर्स से एंड हाउ दे से इट। और ह्यूमर का कैसे होता है कि कैरेक्टर्स क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। This is wild technique of contraries to treat all the serious things of life with sincere and studied triviality. और ये वो वाइल्ड की टेक्निक ऑफ कॉन्ट्ररीज है। कॉन्ट्ररीज कहते हैं दो ऑपोजिट चीजों को आमने सामने रखना। उसने हकीकत को और कॉमेडी को दो तरीके से आमने सामने रखा, यानी कि जो चीज रियलिटी थी उसने उसको कॉमिक वे में बयान किया। तो हम इसको कह रहे हैं ये कॉन्ट्रेरी कहते हैं दो ऑपोजिट चीजों को साथ साथ लेके चलना, यानी कि जो सीरियस है उसको ट्राइवियल बना दिया उसने, और जो ट्राइवियल है उसको सीरियस बना दिया, ठीक है। और ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, रेप ऑफ द लॉक में भी पढ़ी थी कि उसने ट्राइवियल को सीरियस बना दिया और सीरियस को ट्राइवियल बना दिया था मॉक एपिक में। तो सेम इज द केस विद ऑस्कर वाइल्ड। यहाँ पे भी उसने ट्रीट किया था ऑल सीरियस थिंग्स ऑफ लाइफ विद सिंसियर एंड स्टडी ट्राइवियलिटी। उसने तमाम सीरियस थिंग्स ऑफ लाइफ को विद सिंसियर और स्टडी ट्राइवियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। His characters say the most irrelevant and absurd things. उसके जो characters थे most irrelevant और absurd things कहते थे if they were talking common sense, but the extreme and slightly absurd situation of the play also expose the superficiality of English upper class and the shallowness of their life. और इसी तरीके से वो जो है extreme जो है slightly absurd situation of the play जो कि एक्सपोज करती है सुपरफिशियलिटी ऑफ इंग्लिश अपर क्लास, ठीक है। हमने रेप ऑफ द लॉक में भी देखा था सुपरफिशियलिटी ऑफ इंग्लिश अपर क्लास के बारे में, लंदन की क्लास के बारे में हमने देखा था, और यहाँ पे भी हम यही देखेंगे। एंड द शैलोनेस ऑफ देयर लाइफ, और उनके अंदर की जो शैलोनेस है ना वो दिखाई गई। अच्छा बेटा, अब आ जाए जरा what is the shallowness of life and what is the nature and how we behave inside that. Why Oscar Wilde and इतने सारे जो राइटर्स थे उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। द रीजन, हम अपनी बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और हम अपनी नेचर से भागते हैं। आप कभी छोटी बच्ची को देखें, आपके घर में अगर बेटा और बेटी दोनों हैं, या आप किसी और के घर में चले जाए, उनका बेटा और बेटी को कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं जो 3-4 ईयर्स के होते हैं, मैं उनकी बात करूँ, जो लड़का होगा ना वो हर वक्त ताजर बना रहेगा, मैं ये बेच रहा हूँ, मैंने इतने की ये चीज बेची, ये किया, यूं, यानी कि वो बॉल्स के साथ खेलेगा, वो ऐसी एक्टिविटीज करेगा, ऐसी चीजें, ऐसी गेम्स करेगा जिसमें एनर्जी सर्व होती है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया। दूसरी तरफ अगर हम अपनी बेटी को देखें, आप उसे देखें, वो आराम से बैठ के गुड़ियों से खेलेगी, वो उसको फीडर बना के देगी, उसके कपड़े चेंज करेगी। इट मीन्स के दैट इज द नेचर ऑफ अ वीमेन। और वो उसमें बड़ी खुश होती है, वो बच्ची जो होती है वो उसमें बड़ी खुश होती है कि उसके पास इतनी सारी डॉल्स होती है। मेरी बेटी के पास एक डॉल आती है, वो कहती है नहीं मम्मा अब एक और भी लेंगे, यानी कि इतनी सारी डॉल्स आ गई अब उसके पास। अब उसने उन सारों का ख्याल भी रखना है, उनको नहलाना भी है, उनको जो है सुलाना भी है, उनको गोद में भी बिठाना है। इट मीन्स के दैट इज द नेचर ऑफ अ वीमेन, कि उसके अंदर अल्लाह ने बाय नेचुरल रख दिया कि उसने बच्चे पालने हैं, उसने घर का खाना बनाना है। वो खिलौने लेके आएगी, वो घर का खाना बना रही होगी, वो डॉक्टर बनी हुई होती है, या वो मामा को खाना दे रही होती है, या जो भी सो। तो ये चीज जस्ट लाइक कि जो अल्लाह ताला ने उसको बनाया, ये उसकी नेचर है। और देखें बेटा, एक चीज हम कहते हैं ना कि हम पैसा कमा के खुश रह लेंगे, हम स्टडी करके खुश रह लेंगे, या जो देखिए एक होती है एजुकेशन, इल्म। इंसान को इल्म की बिना पे जो है फजीलत दी गई, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वी आर जस्ट एनिमल्स, होमोसैपियंस है ना। तो हमें अकल की बिना पे, इल्म की बिना पे फजीलत दी गई इल्म की वजह से। लेकिन इल्म भी बेटा वो जो शऊरी इल्म होता है, जानवरों वाला इल्म नहीं। इल्म तो जानवर को पता, मैंने अपने बच्चे को कैसे पालना। इंसान को अल्लाह ताला ने शऊरी इल्म दिया है। शऊर, इल्म हो और शऊर ना हो तो बेटा वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, ठीक है। और इल्म के साथ अगर शऊर हो और शऊरी जिंदगी गुजारें और नेचर में जिंदगी गुजारें तो बेटा आप खुश रहेंगे। औरत जब जॉब करती है ना तो वो क्यों फ्रस्ट्रेट होती है, द रीजन इज दैट सबसे पहले उसका बच्चा इग्नोर होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, कहने को वो स्टेटस के पीछे भी भाग रही होती है। वो कहती है भाई मेरे तो खर्चे पूरे नहीं होते,
मेरे मियाँ की तनख्वाह बड़ी कम है, मैंने अपने मियाँ के साथ मिलकर गुजारा करना है। आज की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मियाँ और बीवी दोनों कमाएंगे तो जिंदगी गुजरेगी। ऐसा नहीं है बेटा, जिसने गुजारा करना है, ये हमारी जिंदगी गुमान पे गुजरती है। अगर मेरा गुमान है ना कि 100 रुपए में गुजारा हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर मेरा गुमान है कि लाख में नहीं होना ना, अगर मेरा गुमान है कि मेरा 1 लाख में भी गुजारा नहीं होना, तो कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। फिर मेरे लिए वो लाख क्या करोड़ भी कम पड़े। ठीक है, इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद तो नहीं होती ना। खुश वो इंसान रहता है जिसकी लाइफ बड़ी सिंपल होती है, जिसकी लाइफ बड़ी नेचुरल होती है, वो नेचर पे जीता है। मैंने कहा ना, औरत उस वक्त फ्रस्ट्रेट होती है जब उसका बच्चा जो है वो चीखता है, जब उसका बच्चा बिगड़ जाता है, जब उसका बच्चा भूखा होता है। वो घर आती है थकी हुई होती है, उसको फिक्र क्या होती है, मैंने अपने बच्चे को खाना देना। अब वो थकी हुई होती है, वो बच्चे को पैसे देगी, जाओ बेटा बाहर से जंक फूड खा लेना। ठीक है, वो कहेगी मैं इतना तो कमाती हूँ, चलो थोड़े से पैसे बच्चे को दे देती हूँ। वो अपने बच्चे को टैबलेट पकड़ा देगी, चलो चुप तो करेगा ना। बच्चा क्या सीख रहा है? और उस माँ के बच्चे कितने, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5, ठीक है, मैक्सिमम आजकल जो दौर चल रहा है। एक माँ की वजह से 5 बच्चे स्पॉइल हो गए। हजम होती है बात? एक माँ की वजह से 5 बच्चे जो है वो जो है उन्होंने हॉलमार्क क्रिएट कर दिया। उन 5 बच्चों ने इन नेशन के अंदर काम किया। तो आप मुझे बताएं कितनों ने सीखा, कितनों ने सीखा? परसों ना मैं एक लेक्चर सुन रही थी कासिम अली शाह का। अब मैंने अपनी जो मैं सुन रही होती हूँ ना, मैं पूरा सुन के फिर शेयर करती हूँ फेसबुक पे। रात को बैठ के सुनती हूँ मैं, तकरीबन जब फारिग हो जाती हूँ ना 9:30-10 बजे बैठ के। तो उस वक्त मैं ना वो कासिम अली शाह के और शेख आतिफ अहमद, आजकल एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आया, उसके मैं सुनती हूँ। उसने बड़ी प्यारी बात की, कासिम अली शाह ने। उसने कहा कि अगर आज हम अपनी नेशन को ना चेंज कर सकते हैं ना, उसकी अगर हम उसको जो है ग्रो मतलब ग्रूमिंग कर सकते हैं उसकी, तो वो हमारा नसाब है। नसाब मीन सिलेबस। हमारे सिलेबस में ना जो है, वो कहता है अगर 3 चीजें डाल दें हमारे सिलेबस में, वो चीजें हैं जो हमारी ग्रूमिंग नहीं करती। ठीक है, दैट्स व्हाई वी बिकम मटेरियलिस्टिक। और बेटा, हर वो एम और एम्बिशन जो कि आपकी नीड है, हर वो एम और एम्बिशन जो कि आपकी नीड है, याद रखिएगा, अगर तो वो आपकी नीड है ना, तो याद रखिएगा आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एम्बिशन है, आप डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनते ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लो भी डॉक्टर बन गए। आपकी एम्बिशन है, आपकी नीड है, मैंने एमए इंग्लिश करना है, आपने एमए इंग्लिश कर लिया, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि काम तो पूरा हो गया। आपको पता है यूरोप में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। द रीजन इज दैट वो सब कुछ बहुत कम उम्र में पा लेते हैं, वो कमाना भी शुरू कर देते हैं, पैसा भी आ गया, इल्म भी आ गया, उनकी नीड्स पूरी हो गई, एंड में जाके वो सुसाइड कर देते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से कि अब सब कुछ तो मिल गया, अब और क्या। तो जब सब कुछ मिल जाता है ना बेटा, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से। अपने एम्स ऐसे बना लें जो कभी खत्म ना हो, जो हमारी नीड्स ना हो। समझ आ रही बात? जो हमारी नीड ना हो, वो एम बनाए। तो उसने कहा, कासिम अली शाह ने, कि जो आपका बच्चा है ना, उसको 3 चीजें पढ़ाए। नंबर 1, सीरत। अपने नसाब में सीरत सीरत ऐड करना है। अगर आपका बच्चा सीरत को फॉलो करता है ना, वो एक अजीम इंसान बनेगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन लीडर कोई नहीं था, आपसे बेहतरीन उस्ताद कोई नहीं था, आपसे बेहतरीन शोहर कोई नहीं था। रोल मॉडल बन जाएंगे ना हमारी लाइफ के अंदर। और हम आइडियल्स, एक्चुअली हम अपनी लाइफ वैसी गुजारते हैं जैसे हमारे आइडियल्स होते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी वैसे गुजरती है जैसे हमारे आइडियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी पे एक मॉडल देख रही हूँ और मैं उसको अपना आइडियल बना लूंगी, मेरा हुलिया भी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा आइडियल है कि नहीं, मुझे हज़रत बीबी हाजरा जैसा बनना है, तो मैं वैसी माँ बनने की कोशिश करूंगी, मैं वैसी जिंदगी गुजारने की। मेरा आइडियल है एक ऐसी औरत जो कि जॉब करती है, अपने बच्चों को छोड़ के उसने बाहर जॉब की हुई है, मैं वैसी बन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही कि उसके बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बच्चे बिगड़ रहे हैं। देखिए बेटा, अगर किसी इंसान को आपने जानना है ना, आप उसकी औलाद देख लें। ये जो है डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि अगर किसी इंसान को जानना है ना, उसकी औलाद को देख लें।
अगर उसकी औलाद बिगड़ी हुई है और वो इंसान आपको लगता है कि वो नेक है, तो समझ लें कि नेक होने के दावे करता है, ये असल में नेक नहीं है, क्योंकि नेकी घर से स्टार्ट होती है। उसकी माँ, उसका बाप जो घर में कर रहा है, बच्चा वही करेगा, स्पेशली माँ, स्पेशली माँ। और उसके बाद अगर तो वो आपको देखने में इंसान बुरा लगता है लेकिन उसके बच्चे नेक हैं, तो समझ लें ये इंसान नेक है। ठीक है, इस इंसान ने अपने बच्चों को टाइम दिया। यहाँ से अंदाजा लगाते हैं इंसानों का, इंसान के स्टेटस से, इन चीजों से लगाया जाता है इसका। तो दैट इज द थिंग। उसने कहा कि 3 चीजें आप अपने नसाब में ऐड करें। नंबर 1 सीरत, ठीक है। नंबर 2 इकबालियात। हमने अल्लामा इकबाल की जो इकबालियात है उसको अपने सिलेबस में से निकाल दिया। यहाँ तक कि आप ये देखें कि वो जो सिलेबस है ना इकबालियात टिल मास्टर्स, वो बना हुआ है, वो एक बंदे ने पाकिस्तान के बनाया हुआ है, आज से कोई 20 साल पहले का बना हुआ है, लेकिन उसको हमारे निसाब में ऐड नहीं किया गया। नंबर 3 हमारे जो लोकल हीरोज है, अब्दुल सत्तार ईदी। आप देखें बाहर के मुल्कों में जाए ना, आप इंडिया को ही देख ले, वो एक क्रिकेटर को जो लोकल हीरो होता है उसको जो है, वो मेरा बेटा मुझे बता रहा था, मामा इन्होंने धोनी पे भी एक मूवी बना दी। लोकल हीरो है ना भाई उनका, उन्होंने धोनी के ऊपर वो बना दी, मूवी बना दी। उन्होंने तारे जमीन पर लिखा, एक टीचर की ने एक बच्चे के ऊपर एक होमवर्क किया और उसने उसके ऊपर एक पूरा मूवी क्रिएट कर दी, एंड द बिगेस्ट हिट मूवी तारे जमीन पर। मैं अक्सर अपने बच्चों को बिठा के वो मूवी दिखा रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। आप देखें वो अपने हीरोज को लेते हैं जो लोकल हीरोज, और उन पे वो मूवी बना देते हैं। ठीक है, एक औरत उसकी स्ट्रगल के ऊपर वो मूवी बना देते हैं। हम अपने लोकल हीरोज को बेटा प्रमोट करते ही नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो काम ना करे वही बेहतर है, और जो काम करता है उसको सारे गालियां देते हैं। लेकिन बेटा इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, इकबालियात को लाना पड़ेगा अपने नसाब में, और सीरत को भी अपने नसाब में लाना पड़ेगा। आज आके कोरोना वायरस होने के बाद हमें याद आ रहा है ना, हाथ धोने हैं, कुल्लियां करनी है, नाक में पानी डालना है, नाक को 3 दफा झाड़ना है। अगर हम सीरत ही अपने बच्चों को पढ़ा दें तो क्या हमारे बच्चे इस तरह से डर जाएंगे, सहम जाएंगे? कभी भी नहीं सहमेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे, बल्कि उनको ऑलरेडी पता होगा। वो अपनी हैबिट पे रेगुलर कुल्ली भी कर रहे होंगे, नमाज भी पढ़ रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। दीज आर द थिंग। फिर बेटा मैंने कहा कि नेचर पे जिएंगे ना आप खुश रहेंगे। अगर आप माँ है ना, तो आप उससे खुश रहेंगी जब आप अच्छी वाली माँ बने। अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी है। अल्लाह ताला हमें उसकी उजरत भी दे रहा है साथ, और कई गुना ज़्यादा दे रहा। हम उस उजरत को छोड़ के हम कोशिश क्या करते हैं, हम पढ़ लिख के बहुत हाई फाई जॉब करेंगे। बेटा आप ज़रूर पढ़ें, इल्म बहुत अच्छी चीज़ है, इल्म बहुत अच्छी चीज़ है। इल्म से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इल्म मोमिन की गुमशुदा मेराज है, लेकिन बेटा इसको मटीरियलाइज मत कीजिए, खुदा के वास्ते इसको मटीरियलाइज मत। रही बात मेरी, तो शायद आपको लगता होगा कि ऑनलाइन, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से, ये मुझसे मतलब एक अल्लाह ने खुद से करवा लिया, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो मैंने अपने, अभी भी मैं जब उम्रे पे गई थी ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हज की एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई है। अगर कोरोना वायरस का खतरा ना रहा तो इंशाल्लाह इस साल मैं हज भी करने जाऊंगी। लास्ट ईयर मैं अपने उस्ताद के पास, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग की, उन्होंने ही इकबालियात पढ़ाई थी मुझे। वो हमें घर में ट्यूशन पढ़ाने आते थे, और जिस पैटर्न पे बेटा मैं आपको पढ़ाती हूँ, इस पैटर्न पे मेरे उस्ताद कभी मुझे पढ़ाया करते थे। मैं कल अपने बेटों को बता रही थी, मैंने कहा बेटा देखो, मेरे उस्ताद ने हम 4 बहन भाइयों पे मेहनत की, आज उन्हीं की एक स्टूडेंट जो है उससे पूरी नेशन फायदा उठा रही है। बट और मैंने अपने बच्चों के सामने ये रखा, मैंने कहा बेटा आपने भी देने वाला बनना है, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। अल्लाह ताला डिग्री की वजह से नहीं देता बेटा, अल्लाह ताला देने वालों को देता है। क्योंकि जब आप देने वाले बन जाते हैं ना, चाहे आप इल्म दे रहे हैं, देखिए मेरी 2nd ईयर में शादी हुई थी ना, मैं गरीब बच्चियों को घर में बिठा बिठा के पढ़ाया करती, मेरे पास इल्म था सिर्फ उस वक्त, थोड़ा सा टाइम था, ऑल दो बच्चे उस वक्त छोटे थे, मुश्किल हो जाता था मेरे लिए पढ़ाना। लेकिन जब मैंने उनको इल्म दिया, अल्लाह ने मेरा इल्म वैसे ही पूरा कर दिया। मैं विदाउट एनी ट्यूशन
सिवाय किताबों के बेटा मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ मेरे इल्म पूरा होने पे। सेकंड ईयर के बाद मेरी यही सेकंड ईयर की के एग्जाम्स दिए थे शादी के बाद। बीए मेरी फ्रेंड ने मेरी बुक्स अरेंज की थी, फ्री में मेरे घर में किताबें हैं, और सिर्फ एडमिशन के पैसे दिए थे एग्जामिनेशन के, वो पास किया। मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी गाइडेंस। मैंने लोगों को इल्म दिया, अल्लाह ने मुझे दे दिया। ठीक हो गया। मैंने लोगों को वक्त दिया, अल्लाह ने मेरे वक्त में बरकत डाल दी। मैंने लोगों के बच्चों को टाइम दिया, अल्लाह ने मेरे बच्चे सुलझा दिए। तो दीज आर द थिंग्स। आपका बच्चा बेटा जो देख रहा है वो वही करेगा। आपका बच्चा देख रहा है मम्मा हर वक्त मार्केट जाती रहती है, बच्चा भी कहेगा मैंने भी मार्केट जाना, मुझे मोबाइल लेके, मुझे भी ये चीज चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है मेरी माँ भी मटीरियलिस्टिक है, आई नीड द मटीरियल्स। तो डोंट मटीरियलाइज योर किड्स। अपने बच्चों को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की आदत मत डालें। ये जो मोबाइल है ना, वो उस वक्त तक खेलेगा जब तक उसकी शक्ल अच्छी है, जब गंदा हो जाएगा वो फेंक देगा। आप उसको मटीरियलाइज कर रहे हैं। आप खुद अपने बच्चे के साथ खेलें, आप खेलें तो सही। आपका बच्चा सिर्फ आपसे सीखेगा और अच्छी चीजें सीखेगा। एक पढ़ी लिखी माँ से एक पढ़ी लिखी जनरेशन वजूद में आएगी, और उस पढ़ी लिखी जनरेशन से हो सकता है कोई कासिम अली शाही पैदा हो जाए, हो सकता है कोई अल्लामा इकबाल पैदा हो जाए, हो सकता है हजरत इस्माइल जैसी औलाद पैदा हो जाए। तो बेटा हजरत इस्माइल का कितनों को फायदा हुआ था अलैहिस्सलाम। कासिम अली शाह का कितनों को फायदा हो रहा है। क्या मेरा कमाना जरूरी है ऐसी औलाद पैदा करने के लिए? मेरे लिए सिर्फ इतना काफी है कि मैं ऐसी औलाद, उसका दिमाग जो है ना उस पर मेहनत करूँ। आगे जो है ये मेरी कमाई है कि मेरा बेटा कासिम अली शाह जैसा हो, मेरा बेटा जुनैद जमशेद जैसा हो, है ना, मेरा बेटा जो है जाकिर नाइक जैसा हो। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना फिर, ऐसे तो कुछ नहीं मिलना। और वो उस वक्त मिलेगी जब हम फोकस्ड होंगे कि यार ये मेरी ड्यूटी है एंड आई हैव टू डू इट। मुझे अच्छी बीवी भी बनना है, मुझे अच्छी माँ भी बनना है। हमें शादी से पहले ही हमारी माएँ भेज देती हैं, बेटा तुम्हें एजुकेशन दे दी, शादी के बाद मियाँ के साथ मिलकर जॉब कर ले, क्योंकि दोनों कमाओगे तो घर चलेगा। बेटा एक की कमाई से भी घर चलता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। हमने एक की कमाई से ना, मेरे हस्बैंड जो है उनके फादर नहीं थे, हमने 6 शादियां की हैं, हस्बैंड से लेके हस्बैंड की अपनी शादी और उसके बाद 5 बहन भाई थे माशाल्लाह। तो हमने उसी एक तनख्वाह में से इतनी शादियां मुकाई, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें देने वाला बनाया, अल्लाह ने हमारा गुमान बड़ा किया, अल्लाह ने मुझसे करवानी दी ये सारी चीज़ें। अल्लाह ने मुझे कितना दिया, उस वक्त हाथ तंग था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी अल्लाह ने दिया, मैंने अल्लाह से वाकई नहीं मांगा था। मुझे मेरे लिए उतना काफ़ी था जो मेरे हस्बैंड का था, मैं उसमें बहुत खुश थी। लेकिन जब आप नेमतों का शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे देता है, जो संभाले नहीं संभलते। बेटा अल्लाह बड़ा देने वाला है, तो देने वाले बन जाए, अल्लाह आपको बहुत देगा। औलाद को जितना ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं आप करें। जिनके बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए ना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, छोड़ दें बाकी सारी एक्टिविटीज़ को। गिव योर टाइम, खुद लर्न करें, अपने बच्चों को सिखाएं। देखें आपका बच्चा जब अच्छा बच्चा होगा ना, आपको वैसी सुकून मिल जाना है। बाकी दौलत हो ना हो वो एक अलग चीज़, ठीक है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।